हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपके जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रखे हैं, आपको बस एक बार देखना पड़ेगा और आप सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखकर चले जाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहला अंतर हमारे सामने आ जाता है डीएनए और आरएनए वाला। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अंतर है और 2023 में लगभग 3 से 4 सेटों में देखने को मिला था। और आप ये पहले देखिए, 2023 में भी आया, 22 में भी आया, 21 में भी आया, 20 में भी आया, 19 में भी आया, 18 में आया, 17 में आया, 16 में आया। उससे पहले भी बहुत पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको डालना क्या है, उत्तर संख्या। अब आप पूछेंगे सर ये XYZ क्या पढ़ा है। आपका जो भी प्रश्न है, मान लीजिए तीसरे का पहला है, चौथे का पहला है, वैसे ही डाल दीजिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है और 3 ही अंतर आपसे पूछेगा। ये लॉन्ग में नहीं बनता है बच्चों, ये शॉर्ट में आता है आपका, चाहे लघु उत्तरीय 1 में आए चाहे लघु उत्तरीय 2 में आए। ठीक है, तो हमारा पहला अंतर है डीएनए और आरएनए का अंतर। तो सबसे पहला अंतर है हमारा, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। राइबोस मतलब कैसे याद रखेंगे, आर का मतलब राइबोस। अब ये कैसे याद रखेंगे, आर का मतलब राइबोस और डी का मतलब डीऑक्सीराइबोस। समझ गए। फिर दूसरा अंतर आता है, डीएनए के अणु विशाल होते हैं और आरएनए के अणु अपेक्षाकृत कम विशाल होते हैं। मतलब डीएनए के अणुओं से आरएनए के अणु छोटे होते हैं। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप अपेक्षाकृत करके लिख दीजिए। ठीक है। फिर आता है हमारा, डीएनए जो है अधिक स्थायी होता है और आरएनए कम स्थायी होता है। बस 3 ही अंतर पूछेगा, आप 3 ही लिखिए, ज्यादा नहीं लिखने हैं आपको। ठीक है। अगर आप बाई चांस एक आध अंतर भूल जाते हैं, इसके लिए हमने एक और लिख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाएगा। तो चौथा अंतर आपका ये लिख दिया है, यह 2 स्टैंड वाला होता है और ये 1 स्टैंड वाला होता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है। डीएनए की संरचना ऐसी होती है, ऐसी। और आरएनए की संरचना एक डंडी होती है, मतलब इसमें डबल हेलिक्स संरचना है, उसमें एक। ये भी तिरछी होती है आरएनए वाली, वो सीधी बन गई है गलती से। तो आप फिलहाल मोटिव हमारा ये है कि डीएनए में डबल स्ट्रक्चर संरचना होती है और आरएनए में एक स्ट्रक्चर संरचना होती है। ठीक है। दूसरा अंतर आता है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। अब बच्चे यहाँ पे एक गलती बहुत करते हैं कि वो खुद ही भूल जाते हैं प्रोकैरियोटिक कौन सी है और यूकैरियोटिक कौन सी है। सिंपल फंडा है, पी से यहाँ पे लिखिए पी माने प्रोकैरियोटिक किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। दूसरी बची यूकैरियोटिक, वो हम लोगों में पाई जाती है, मतलब मानव में पाई जाती है। प्रो का मतलब प्लांट्स में पाई जाती है। फर्स्ट अल्फाबेट मिला लो। ठीक है। तो सबसे पहले आता है, ये भी बहुत सरल लिखा गया है, इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते। मतलब प्लांट्स में की जो कोशिका होती है उसके कोशिकांग नहीं होते। हमारे अंदर जो कोशिका होती है यानी यूकैरियोटिक, उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक अविकसित होता है या नहीं होता है, इसमें विकसित केंद्रक होता है। इसमें हम लोगों में, इंसानों में, जानवरों में। ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। बस 3 ही अंतर पूछेगा, 3 ही आप याद करें। याद क्या करना है तो देख लें बस। इसमें आप पहला याद करेंगे कोशिकांग हम लोगों में पाए जाते हैं, बस हम लोगों में पाए जाते हैं, बस इतना याद रखिए। इसमें केंद्रक अविकसित होता है, विकसित नहीं होता है, इसमें विकसित होता है। अविकसित ना लिख पाना तो विकसित नहीं होता है ये लिख देना। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और हम में पाया जाता है। बस कितना सरल है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी बहुत पूछा जाता है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। पहले शीत निष्क्रियता जो शब्द लिखा है उसके बारे में आप जरा सोचिए। शीत और निष्क्रियता, शीत मतलब ठंड और निष्क्रिय मतलब काम नहीं कर रहा, सक्रिय नहीं है। वैसे ही ग्रीष्म मतलब गर्मी और निष्क्रिय मतलब कोई काम नहीं कर रहा, चल फिर नहीं रहा। तो सबसे पहले वही हमने लिख दिया है, यहाँ पे शायद यही लिखा था तो काट के यह लिखा गया है। यह जीवों की लंबी शीत निद्रा है, क्योंकि शीत निष्क्रियता है और यहाँ पे यह लंबी ग्रीष्म निद्रा है, मतलब जो जानवर गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये गर्मी में निष्क्रियता है, मतलब जो जानवर गर्मी में सक्रिय नहीं होते। कम तापमान से बचाव शीत निष्क्रियता में, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है। जो जानवर अधिक ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते वो कम तापमान से अपना बचाव करते हैं, और ये जो जानवर ज्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते वो अपना अधिक तापमान से बचाव करते हैं। और फिर आपको लिख देना एक एक जीव का नाम जो उस कैटेगरी में आता हो। अब आप पूछेंगे सर क्या ये भी मान लिया जाएगा, क्योंकि 3 अंतर पूछे जाते हैं। हाँ, ये भी मान लिया जाएगा। ठीक है। आपके अंतर तीनों पूरे होने चाहिए, चाहे आप कुछ भी लिखें। ठीक है। अब आपका आता है जीव। आपने देखा होगा छिपकली जो है सर्दियों में दिखाई नहीं देती और मेढक गर्मियों में नहीं दिखाई देते। तालाब सूख जाते हैं, उनके अंदर मेढक रहते हैं, आपने देखा होगा उसमें मेढक दिखाई नहीं देते गर्मियों में।
ठीक है, सूखे तालाब में कैसे दिखाई देंगे। फिर जब बरसात आती है तब मेढक ऊपर निकल आते हैं। तो क्या है, इसमें मेढक जो है वो गर्मी में असक्रिय रहता है और छिपकली हमें सर्दियों में नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसके लिए और भी आ जाते हैं, जैसे शीत निष्क्रियता में सांप भी हमें नहीं दिखाई देते सर्दियों में सांप नहीं दिखाई देते। भालू नहीं दिखाई देते हैं, वो भी सो जाते हैं, 6 महीने सो जाते हैं। शायद आपको ये पता हो, भालू जो है सर्दियों में 6 महीने के लिए सो जाता है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है भ्रूण कोश और भ्रूण पोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है। तो इसमें हमने 4 अंतर लिख दिए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, हार्ड क्या, पहले वाले तो बिल्कुल बच्चों वाले थे, तो ये भी उनसे थोड़ा, यार आप इंटर में हो तो थोड़ा तो याद कर ही सकते हो। यह अगुणित है, इतना नहीं याद कर सकते, यह त्रिगुणित है। बस ये 2 अगुणित और त्रिगुणित याद रखिए। ठीक है, फिर आ जाता है आपका दूसरा वाला, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। भ्रूण के विकास में सहायक कैसे होता है, अब आप यहाँ से देखिए, यह भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है। कोश का मतलब समझते हो, कोश मतलब कक्ष, कमरा टाइप। तो जो भ्रूण यानी बच्चा है वो रहता कहाँ है, वो भ्रूण कोश में रहता है। और भ्रूण पोष से मतलब समझते हो, पोषण प्रदान करना। तो भ्रूण पोष का कार्य क्या होता है, बच्चे को पोषण प्रदान करना, यानी जो भ्रूण है उसे पोषण प्रदान करना भ्रूण पोष का कार्य होता है। तो वही लिखा है, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है या भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इसमें भोजन संचित नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये भ्रूण के ऊपर वाला कक्ष है, यानी कोश है, इसमें भ्रूण रह रहा है, तो इसमें भोजन संचित नहीं होगा। फिर आ जाता है, इसमें भोजन संचित होता है भ्रूण पोष में, तभी तो पोषण प्रदान करेगा, जिसमें अगर उसमें भोजन ही नहीं होगा तब वो पोषण प्रदान कैसे करेगा। फिर आ जाता है आपका, यह भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्लियर, अगर आप एक भूल भी जाओ तब भी 4 में से 3 ही करने होते हैं, क्योंकि 3 ही अंतर आपके आ जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।